ऑफ द आइसबर्ग जो आपको दिखानी, अंबानी, महिंद्रा इत्यादि जो बड़े बड़े घराने हैं जिनका नाम आप रोज सुनते हैं, ये केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग है। क्योंकि अगर आइसबर्ग का स्ट्रक्चर आपको मालूम हो तो आइसबर्ग दिखाई देता इतना, वो आइसबर्ग होता यहां नीचे इतना। हुआ ये है कि ये उच्च इकाइयां जो है, जो बड़ी बड़ी इकाइयां हैं, महाकाय जो कॉरपोरेशंस हैं, वो छोटी इकाइयों को हड़प रहे हैं, निरंतर हड़प रहे हैं पिछले 3-4 सालों में। तो उनका शेयर हर सेक्टर में बढ़ रहा है, इस वजह से विषमताएं बढ़ रही है। सरकार उन बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों पर निर्भर है। तो हो ये रहा है, दूरगामी परिणाम समझिए कि मैन्युफैक्चरिंग में जो एम्प्लॉयमेंट था, मैन्युफैक्चरिंग का जो टोटल आउटपुट था, उत्पादन वो कम हो रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा कि आज की तारीख में मैन्युफैक्चरिंग में जितना उद्योग में जितना रोजगार 2012 में था, वो आज जाकर के वहां पर पहुंचा है गिरने के बाद 2022 की वजह से इतनी कंगाल हो गई है। मैं बात अपनी समाप्ति पर ला, इतनी कंगाल हो गई कि उसका डेट टू जीडीपी रेशो जब ये आई थी सरकार तो वो लगभग 55-60% था। वो बढ़कर सरकार जब ये आई थी तो उसका टोटल डेट, टोटल जो इन्होंने ऋण ले रखा है 55 लाख करोड़ था, वो आज बढ़कर के 165 लाख करोड़ हो गई। तो ऐसी स्थिति में अब क्योंकि उसको रेवड़ियां बांटने से फुर्सत ही नहीं और लोन ले लेकर तो रेवड़ियां रोज बांटती है, तो आप क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि वो ऐसी कंगाल सरकार डॉक्टरों की भर्ती करेगी, नर्सों की भर्ती करेगी, स्कूल के टीचरों की भर्ती करेगी, यूनिवर्सिटी के टीचरों की भर्ती करेगी, पुलिस के कांस्टेबल की भर्ती करेगी। अभी एक रिपोर्ट, बेरोजगारी सिर्फ बढ़ी नहीं हुजूर, उसका असर यह हुआ कि अब आंकड़ा सुनिए, आप लोग ये समझते होंगे कि जो 2020 में लोग पुनः पलायन करके, रिवर्स माइग्रेशन करके वापस अपने अपने प्रदेश गए जब लॉकडाउन हुआ, तो सारे वापस आ गए होंगे। हाथ उठाएं वो लोग जो मुझे ये उनको विश्वास है कि जितने लोग वापस गए थे वो सब वापस आ गए। वापस आ गए। मैं आपको बताता हूं कि क्या आंकड़े। 2020 में 4.5 करोड़ लोग वापस गए। ये सरकार कह रही थी कि 1 करोड़ लोग वापस गए। सरकारी आंकड़े बता रहा हूं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आधार पे ये सब वापस गए और सिर्फ 6 से 8 प्रदेशों में वापस गए। क्यों? क्योंकि कहां से बाहर निकलते हैं, पलायन कहां से होता है? यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और बंगाल, वहीं वापस गए। उस साल 4.5 करोड़ गए, अगले साल फिर करीब 70-80 लाख लोग गए, उसके बाद फिर लोग वापस गए, यानी कि दूसरी वेव में गए, 2021 में गए, 2022 में फिर वापस गए। इसका असर ये हुआ कि 6 करोड़ लोग वापस कृषि पर निर्भर हो गए हैं। जो लोग कृषि छोड़ रहे थे 15 साल तक 2004 के बाद कृषि लोग छोड़ करके बाहर आ रहे थे क्योंकि उनको रोजगार मिल रहा था। मगर इस सरकार ने 4 घंटे की नोटिस में उनको कहा वापस जाओ, और किस तरीके से वो बेचारे वापस गए मुझे आपको बताने की, आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। और 6 करोड़ लोग आज भी जो वैसे ही कृषि की एक स्थिति मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कृषि की स्थिति ये थी, कोविड से पहले की बता रहा हूँ। कृषि की स्थिति ये थी कि देश की जो कार्यबल है 42% लोग कृषि पर निर्भर थे, जो हमारे देश का कुल उत्पादन का 15% योगदान करते हैं। यानी कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ 42% ऑफ द वर्कफोर्स वाज टू प्रोड्यूसिंग 15% ऑफ द जीडीपी। यानी कि उत्पादकता कितनी कम होगी आप समझ सकते हैं। ये 19 का आंकड़ा बता रहा हूं। उसके पश्चात आपने अगले 3 साल में 6 करोड़ लोगों को और कृषि में जोड़ दिया, झोंक दिया, जोड़ क्या दिया, झोंक दिया।
तो उसका क्या असर होगा कि जाहिर है रोजगार दर घटेगी। जब रोजगार दर घटेगी तो मनरेगा का डिमांड बढ़ेगा। मनरेगा का डिमांड भयंकर रूप से तेजी से बढ़ा और वो 3 साल में कम नहीं हुआ है। सरकार पैसा झोंके जा रही है मनरेगा में, और राज्य सरकारों की तृप्ति नहीं हो पा रही, क्योंकि रोजगार डिमांड इतनी बढ़ी हुई है। जो मनरेगा में चलाता था, रूरल डेवलपमेंट का एडवाइज़र था योजना आयोग में, मुझे मालूम है किस तरीके से वो काम होता है। आपको विश्वास नहीं होगा कि वो डिमांड कभी घटी नहीं है पिछले 3 साल से, तो उसका रोजगार दर में कमी आई। ऐसी स्थिति में अब आप सोच सकते हैं ये क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ, जो इसके कारण मैं आपको बता चुका, मगर इसका आप दूरगामी जो 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 असर हो रहा है वो भी समझना आपको आवश्यक। इसका असर ये हो रहा है कि जो हमारे देश में उद्योग था, जो इंडस्ट्री थी, जो मैन्युफैक्चरिंग थी, उसमें रोजगार की कमी आई है, निरंतर कमी आई है, क्योंकि छोटी इकाइयां बंद हो रही हैं। छोटी इकाइयां ही अधिकतर रोजगार देती हैं, उनका उत्पादन भी कम हुआ है, और जो बड़ी इकाइयां हैं वो उन पर उसी सेक्टर में हावी हो रही हैं। उन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री इन एवरी सेक्टर हो रहा है। तो आप अडानी इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग जो आपको दिखाई दे रहा है। अडानी, अंबानी, महिंद्रा इत्यादि जो बड़े बड़े घराने हैं जिनका नाम आप रोज सुनते हैं, ये केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग है। क्योंकि अगर आइसबर्ग का स्ट्रक्चर आपको मालूम हो तो आइसबर्ग दिखाई देता इतना, वो आइसबर्ग होता यहाँ नीचे इतना है। तो हुआ ये है कि ये उच्च इकाइयाँ जो हैं, जो बड़ी बड़ी इकाइयाँ हैं, महाकाय जो कॉरपोरेशंस हैं, वो छोटी इकाइयों को हड़प रहे हैं, निरंतर हड़प रहे हैं पिछले 3-4 सालों में। तो उनका शेयर हर सेक्टर में बढ़ रहा है, इस वजह से विषमताएं बढ़ रही हैं। और ये सरकार उन बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों पे निर्भर है। तो हो ये रहा है, दूरगामी परिणाम समझिए कि मैन्युफैक्चरिंग में जो एम्प्लॉयमेंट था, मैन्युफैक्चरिंग का जो टोटल आउटपुट था, उत्पादन, वो कम हो रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा कि आज की तारीख में मैन्युफैक्चरिंग में उद्योग में जितना रोजगार 2012 में था, वो आज जाकर के वहां पर पहुंचा है गिरने के बाद 2022-23 में। अगर ऐसी स्थिति में लोग कृषि में जो पुनः पलायन करके गए हैं बाहर नहीं आ रहे हैं, तो क्या ताज्जुब की बात है। ये इसी वजह से हो रहा है। मैं अपनी बात खत्म करूंगा। इसमें जाहिर है कि हमें याद रखना चाहिए कि असंगठित क्षेत्र के लोग 91% हैं। हमारे देश के जो कामगार लोग हैं, जिनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा का सहारा नहीं है, वो 91% है। मतलब जब ओपीएस की डिमांड होती है एनपीएस की बजाय, तो मैं कभी कभी जब भी इस विषय पे टीवी पे आता हूँ, हमेशा ये कहता हूँ कि आप ओपीएस की डिमांड अवश्य कर लें, मगर कभी कभी रात में सोने से पहले उनके बारे में भी सोच लिया करिए जो 91% हमेशा से असंगठित क्षेत्र में थे और असंगठित क्षेत्र में शायद रहते हुए ही मर भी जाएंगे। ये संभव है कि हमारे देश की सरकार उनको भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। उसका पूरा खाका, पूरा ब्लूप्रिंट मैंने प्रोफेशनल जर्नल में पेपर में लिख करके बता भी दिया है, मगर उसकी कौन सुनवाई कर रहा है आज की तारीख। आज की तारीख में तो दिक्कत ये है कि सरकार इतनी अपनी गलतियों की वजह से इतनी कंगाल हो गई है। मैं बात अपनी समाप्ति पे ला, इतनी कंगाल हो गई है कि उसका डेट टू जीडीपी रेशो, जब ये आई थी सरकार तो वो लगभग 55-60% था, वो बढ़ करके 90% हो गया है। जो सरकार जब ये आई थी तो उसका टोटल डेट, टोटल जो इन्होंने ऋण ले रखा है,
55 लाख करोड़ था, वो आज बढ़कर के 165 लाख करोड़ हो गई। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ये उम्मीद करेंगे कि ये ठेकेदारी बंद करेंगे केंद्र सरकार में, केंद्र के काम करवाने में, तो ऐसा करना उम्मीद आपकी विफल होने वाली है। मैं आपको पहले से बता रहा हूं, मैं आपको नकारात्मक विचार के संग अपनी बात नहीं खत्म करना चाहता, मगर आपको सत्य से का सामना भी करना है। क्योंकि जब सरकार इतनी इंडेटेड है और क्योंकि उसको रेवड़ियां बांटने से फुर्सत ही नहीं है और लोन ले ले करके रेवड़ियां रोज बांटती है, तो आप क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि वो ऐसी कंगाल सरकार डॉक्टरों की भर्ती करेगी, नर्सों की भर्ती करेगी, स्कूल के टीचरों की भर्ती करेगी, यूनिवर्सिटी के टीचरों की भर्ती करेगी, पुलिस के कांस्टेबल की भर्ती करेगी। अभी एक रिपोर्ट मैंने बिहार पे लिखी है। बिहार प्रदेश में और राज्य सरकारों में सिर्फ यही आंकड़ा है कि ये 3 जो किस्म के मुलाजिम हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षा सेवाओं में और पुलिस में, ये लगभग इनका मिला जुला के 3 सेक्टर्स का अनुपात 85% है कुल सरकारी रोजगार में। 85% इन 3 सेक्टर। इस भयानक मतलब स्थिति है रिक्त स्थानों की। बिहार के आंकड़े बता देता हूं, उससे आपको और राज्यों की स्थिति समझ में आ जाएगी। और केंद्र सरकार में इसीलिए तो ये रोजगार मिला होता है, जिसमें अपॉइंटमेंट जिन लोगों का हो चुका है उनको बांटा जाता है वो अपॉइंटमेंट लेटर। 75 लाख पुलिस में रिक्त स्थान है बिहार में। 58,000